Welcome dear students, in indicating instrument and theory of ammeter and voltmeter. Today we are going to discuss permanent magnet moving coil instrument. After completing this topic, you will be able to describe the construction and working principle of PMMC instrument. You will be able to derive torque equation of PMMC instruments. You will be able to recall the advantages, disadvantages and applications of PMMC instruments. And you will be able to recall the errors in PMMC instruments. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें हर एक पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा। 2 या 3 आपके लर्निंग आउटकम को ऐड कर दिया गया तो वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन जाता है, या फिर 2 लर्निंग आउटकम को ऐड करने के बाद आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल उसके साथ ऐड कर दिया जाए तो वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। बेसिकली अगर बात करें कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिकली जो आप ए मीटर और वोल्ट मीटर आप पढ़ते हो, तो ए मीटर और वोल्ट मीटर वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से आप उसे बना सकते हैं, है ना। ए मीटर और वोल्ट मीटर कहने का मतलब ए मीटर जो करंट मेजर कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट आपका ए मीटर कहलाता है। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स वोल्टेज अक्रॉस एनी एलिमेंट, तो वो आपका कहलाता है वोल्ट मीटर। बट ये जो ए मीटर और वोल्ट मीटर है ये भी अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो अलग अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब वो कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। उस वर्किंग प्रिंसिपल से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नाम आते हैं और हर उस इंस्ट्रूमेंट से आपका ए मीटर और वोल्ट मीटर बनाया जाता है। तो बेसिकली हम इस यूनिट में हर वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिससे आप ए मीटर या वोल्ट मीटर बना सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको शॉर्ट में हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो आइए इस पूरे टॉपिक में हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हो आपका ये कंस्ट्रक्शन है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का, जहां पे आप देखो तो आपने 2 परमानेंट मैग्नेट यूज किया है जो कि फिक्स्ड पोजीशन पे होता है, और एक आपने क्या किया है, एक मूविंग कॉइल आपने यूज किया है। ये कॉइल कहने का मतलब वो कॉइल आपके रोटर पे है जो कि रोटेट कर सकता है, इसलिए आप उसे मूविंग कॉइल कहते हैं, और इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसको आप शॉर्ट में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हम बोल सकते हैं कि डी आर सोनोवाल साहब ने एक प्रिंसिपल प्रपोज किया था और उसी प्रिंसिपल पे ये इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये डी आर सोनोवाल प्रिंसिपल पे बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। और बेसिकली जो डी आर सोनोवाल साहब ने बताया था कि इसके कंस्ट्रक्शन में कि आप जो मेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाओगे वो आप परमानेंट मैग्नेट से प्रोवाइड करवा दो, और जो आपका मूविंग कॉइल है, यानी कि जो कॉइल मेन कॉइल है जिसको आप सर्किट में कनेक्ट करोगे सीरीज या पैरेलल में, आप वो रोटर पे रख दो, जिससे आपका जो कॉइल होगा वो मैग्नेटाइज होगा, तो उसके साथ साथ आपका कोर मैग्नेटाइज होगा, और कोर के मैग्नेटाइजेशन होने के कारण आपका रोटर का रोटेशन होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका डी आर सोनोवाल प्रिंसिपल कहलाता है, और इस जो कंस्ट्रक्शन है इसको हम बोलते हैं डी आर सोनोवाल कंस्ट्रक्शन। और इसी कंस्ट्रक्शन पे जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है वो इसी सेम कंस्ट्रक्शन और सेम प्रिंसिपल पे भी काम करता है। तो इसलिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट और गैल्वेनोमीटर में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में, बेसिकली इस पूरे यूनिट में हम ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ए मीटर और वोल्ट मीटर अगर मैं बोलूं तो कंस्ट्रक्शन वाइज इन दोनों में कोई चेंज नहीं होता, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो वो इंसान जो इस इंस्ट्रूमेंट को कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो आपका जो उस कंपनी का जो एम्प्लॉय जो एक पार्ट्स बना रहा है आपके ए मीटर और वोल्ट मीटर का, उसे एक्चुअली पता नहीं होता कि जो वो पार्ट्स बना रहा है वो ए मीटर में यूज होने वाला है या वोल्ट मीटर में यूज होने वाला है। ठीक है, वो पार्ट्स बनाता है क्योंकि दोनों ही इंस्ट्रूमेंट में आपके पार्ट्स सेम लगते हैं, बट उसके असेंबली में थोड़ी सी चेंजेस होने के कारण एक को आप ए मीटर बोल देते हैं, दूसरे को आप वोल्ट मीटर बोल देते हैं। यानी ये जो आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाया है पीएमएमसी का, ये आपका एज ए मीटर भी काम कर सकता है, एज ए वोल्ट मीटर भी काम कर सकता है। ठीक है, और वो कैसे काम करेगा वो हम अलग अलग से पढ़ेंगे।
लेकिन अगर बात किया जाए तो बेसिक में हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है और डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट इसलिए क्योंकि ये जो मेजरमेंट कर रहा है वो आपके पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से कंप्लीट हो रहा है, इसलिए आप इसे डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये हमने पहले डिस्कस किया था। साथ ही साथ जो आपका डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसके टाइप पे बात करती है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि ये आपके जो मेजरेबल क्वांटिटी है उसे सिर्फ ये इंडिकेट करता है, उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए आप इसे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है अगर मैं बात करूं तो वो आपके मोटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। बेसिकली मैं बोलूं कि जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स है और जो आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट जो आप पढ़ने वाले हो उसमें इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम पढ़ रहे हैं इन दोनों का प्रिंसिपल मैच करता है। अगर आपको इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गए तो आपका मोटर का प्रिंसिपल समझने में आपको आसानी होगी, और अगर आपको मोटर का प्रिंसिपल समझ में आता है तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने में आपको आसानी होगी। और अगर मैं लेमैन की तरह बताऊं कि आपके मोटर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो कोई भी मोटर, आप जितने भी टाइप के मोटर पढ़ते हो उनका बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि दो मैग्नेट बनाओ। वो परमानेंट मैग्नेट हो सकते हैं, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है। जनरली हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं अपने मोटर्स के तौर पे। दो मैग्नेट बनाओ, दोनों मैग्नेट को आमने सामने रखो, जिसमें से एक आपका फिक्स्ड होगा यानी कि रोटेट नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, दूसरा जो मूव कर सकता है। तो उन दोनों मैग्नेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एप्लीकेबल होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण आपका रोटर का रोटेशन होगा। सेम इसी प्रिंसिपल पे आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी है। यहां पे भी आपको दो मैग्नेट चाहिए, उन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन से इसका मूवमेंट होगा। बट मोटर और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस बस इतना है कि मोटर का जो रोटर होता है वो 360 डिग्री रोटेट कर सकता है और वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता है जब तक कि आप उसको सप्लाई दे रहे हो। बट आपका जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है ये 360 डिग्री रोटेट नहीं कर सकता। मैक्सिमम जो आपके इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं उसमें जो आपका रोटर का रोटेशन है वो 90 डिग्री आप रखते हो, 220 डिग्री रखते हो, 330 डिग्री तक रखते हैं। सबसे ज्यादा जो आपके रोटर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के रोटर का रोटेशन आप देख सकते हो। तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपने एमीटर और वोल्टमीटर बनाया तो सबसे ज्यादा उसका रोटेशन 30 डिग्री तक कर सकते हैं। या फिर जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है इसका जो मैक्सिमम जो रोटेशन आप कर सकते हो वो 220 डिग्री तक कर सकते हैं, 280 डिग्री तक कर सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम जो आप यूज करते हैं जनरली आप देखो तो वो 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री के अप्रोक्सीमेट हम उसे रोटेशन पे रखते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक। ठीक, तो अब हम यहां पे बात करने वाले हैं कि ये काम कैसे करता है। ये तो इसका कंस्ट्रक्शन था। कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो कि आपने परमानेंट मैग्नेट यूज किया है। परमानेंट मैग्नेट के बीच में आपको एक पॉइंटर मिल रहा है जो कि आपके स्केल पे डिफ्लेक्ट होता है और जहां पे वो रुक जाता है वो आपका वैल्यू मेजर्ड वैल्यू कहलाता है। साथ ही साथ आप देखो तो आपने स्प्रिंग लपेटा हुआ है। जो आपका जो स्प्रिंग है, हमने बेसिक में डिस्कस किया था कि ये जो स्प्रिंग है वो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाता है। और वो एक सॉफ्ट आयरन कोर है, जिस सॉफ्ट आयरन कोर पे आपने मूविंग कॉइल रखा है। यहाँ पे बेसिकली आपने मूविंग कॉइल सिंगल रखा है, लेकिन जनरली आपके मूविंग कॉइल ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे एक मूविंग कॉइल से हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे अगर ये आपका ए मीटर है तो वो करंट मेजर करता है और अगर ये वोल्ट मीटर है तो आपका वो वोल्टेज मेजर करता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पर। सो स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये आपका ए मीटर है और ये ए मीटर कैसे किसी भी वायर में जो करंट पास हो रहा है या किसी भी सर्किटरी में जो करंट पास हो रहा है उसे ये मेजर कर सकता है। ठीक है, तो करंट मेजरमेंट के लिए हम ए मीटर यूज करते हैं। और जनरली आपने ये सुना होगा कि जो ए मीटर होता है, जिस भी वायर के करंट को आपको मेजर करना होता है, आप उस वायर में उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे, वो हम बात करते हैं। अब यहां पे सपोज मान लेते हैं ये एक वायर है, इस वायर से कोई करंट आई पास हो रहा है और मुझे इस करंट आई को मेजर करना है। इस करंट आई को मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए मीटर को कनेक्ट करना पड़ता है और ए मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको करंट मेजरमेंट करना है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू सेम होता है बट वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे चूंकि इस वायर में आपको करंट मेजर करना है तो इस करंट के मेजरमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ए मीटर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि यहां पे जो आप बोलते हो कि ए मीटर को सीरीज में कनेक्ट करना, तो सीरीज में आप कनेक्ट करते किसको?
ठीक है, तो उसके लिए हम बात ये कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सर्किट, जिस भी सर्किट से करंट पास हो रहा है जिसको आपको मेजर करना है, पहले उस सर्किट को आप करते हैं ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, ओपन करने के बाद जो आपका मूविंग कॉइल है, उस मूविंग कॉइल को उस सर्किट में आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो, जैसे हमने यहां पे किया। अब ये जो आपका मूविंग कॉइल है, आपका उस वायर के साथ जिससे में आपको करंट निकालना है, उसके साथ ये सीरीज में कनेक्ट हो गया। अब हम यहां पे देखते हैं कि ये कैसे करंट को मेजर करेगा। तो यहां पे देखो कि ये जो करंट है जो कि आपके वायर से पास हो रहा था, वही करंट अब आपके मूविंग कॉइल से पास होगा। मूविंग कॉइल से पास अगर करंट होगा तो आपको भी पता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। कोई भी एक करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है ना, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ कहते हैं। और कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, दैट मीन्स कि जब तक वो मैग्नेट नहीं बनेगा तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं करेगा। और अगर वो मैग्नेट बनेगा तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से फ्लक्स बाहर निकलता है और साउथ पोल पे टर्मिनेट करता है। ठीक है, तो यहां पे जो आपके मूविंग कॉइल से करंट पास कर रहा है, तो इस मूविंग कॉइल के करंट के पास होने के कारण अब अगर देखा जाए तो आपका जो कोर है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर कोर आपका मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुका है तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड करना जरूरी है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि फ्लक्स का डायरेक्शन दिखाने के लिए आप यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल में क्या बताता है कि राइट हैंड थंब रूल में यह बताया जाता है कि आपका जो अगर करंट का डायरेक्शन आपके थंब के डायरेक्शन में है तो फोर फिंगर का डायरेक्शन आपके फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, या फिर अगर करंट का डायरेक्शन अगर फोर फिंगर में है तो थंब का डायरेक्शन फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। अब चूंकि यहां पे आप कंडक्टर में देखो जो करंट है वो स्ट्रेट लाइन से जा रहा है, तो आप थंब से उसे डिनोट कर सकते हैं, यानी कि फोर फिंगर जो होगा वो उसका फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। तो उस हिसाब से आप अपने राइट हैंड के थंब को आप अपने मूविंग कॉइल के एरो के डायरेक्शन में पुट करो और अपने फोर फिंगर्स को अगर आप घुमाओ तो आप देखोगे कि ऊपर वाला जो आपका मूविंग कॉइल है उसके ऊपर वाले पोर्शन से फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है और नीचे वाले से फ्लक्स अंदर की तरफ घुस रहा है। दैट मीन्स कि ये आपका नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा और नीचे वाला पोर्शन साउथ पोल की तरफ काम करेगा, क्योंकि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से फ्लक्स बाहर की तरफ निकलता है और साउथ पोल से फ्लक्स अंदर की तरफ घुसता है। तो यहां पे आपके मूविंग कॉइल से करंट के पास हो जाने के कारण आपका जो कोर है वो एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाने, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो चुका है। पहले से मेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाने के लिए आपके पास परमानेंट मैग्नेट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट चूंकि आमने सामने हैं, तो परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल पे फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करेगा, बट उसी टाइम परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेट के साउथ पोल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है, अपोजिट है। एट द सेम टाइम परमानेंट मैग्नेट का साउथ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट के साउथ पोल को रिपेल करेगा, क्योंकि जो पोलैरिटी है दोनों की वो सेम है। और इस तरीके से अगर देखो तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यानी कि अब जो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में जो फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है, उस फोर्स के कारण आपका जो रोटर है यानी कोर है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब अगर क्लॉकवाइज वो रोटेट करेगा, चूंकि पॉइंटर उसी पे आपका है, तो अगर कोर रोटेट करेगा तो आपका पॉइंटर भी रोटेट करेगा, और पॉइंटर रोटेट करेगा तो वो पॉइंटर आपके स्केल पे रोटेट करेगा, और जिस पॉइंट पे वो जाके रुकेगा वो आपका मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट है। अब बात ये उठती है कि अब ये जो पॉइंटर का जो डिस्प्लेसमेंट है और जहां पे आपका पॉइंटर रुक रहा है वो आपका एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप सिंपल सी चीज देखो कि यहां पे आपका पॉइंटर क्यों रोटेट हो रहा है स्केल पे, क्योंकि आपका कोर रोटेट हो रहा है। और कोर क्यों रोटेट हो रहा है? क्योंकि
कोर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हुआ है और परमानेंट मैग्नेट के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन के कारण उसका रोटेशन हो रहा है। अब अगर हम बात करें तो आपके जो जो मूविंग कॉइल है उससे जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, आपके परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा। आपके परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जितना ज्यादा होगा, आपके कोर का रोटेशन और पॉइंटर का डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर आपके करंट का वैल्यू अगर कम हुआ तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कम होगा, तो कोर का रोटेशन कम होगा, तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन कम होगा। यानी कि यहां पे जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन और कोर का रोटेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि आपके मूविंग कॉइल से कितना करंट पास हो रहा है। जितना ज्यादा करंट पास होगा रोटेशन उतना ज्यादा, जितना कम करंट पास होगा रोटेशन उतना ही कम। तो यहां पे ये डिसाइड होता है कि जितना करंट आपके मूविंग कॉइल से पास होगा उतना ही आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर का डिफ्लेक्शन कोर का रोटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण हो रहा है। और यही जो प्रिंसिपल है आप इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं, जो कि मोटर में एप्लीकेबल होता है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जो आपका जो फोर्स होता है जो कि आपके बॉडी पे लगता है, जिसके कारण आपका बॉडी रोटेट करता है, तो वो जो फोर्स है F इज इक्वल टू हम बोलते हैं BIL साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका PMMC एमीटर काम करता है। अब अगर PMMC वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो फिर उसके लिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अगर मान लेते हैं कि ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, अब इसको हम एज ए वोल्ट मीटर यूज करने वाले हैं। अब अगर हम इसे एज ए वोल्ट मीटर यूज करने वाले हैं, यानी किसी भी एलिमेंट के एक क्रॉस इसे कनेक्ट करेंगे और उसके क्रॉस का वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, तो लेकिन मैंने क्या बताया था कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम होता है। कोई ये नहीं बता सकता कि कौन ए मीटर कौन वोल्ट मीटर आप बनाने जा रहे हो, बट उसकी जब असेंबली होती है तो लास्ट में कुछ जो चेंजेस हैं वो डिसाइड कर देता है कि ए मीटर कौन सा और वोल्ट मीटर कौन सा है। तो बेसिकली मैं यहां पे बताऊं तो अब देखो कंस्ट्रक्शन वाइज आपके ए मीटर और वोल्ट मीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस बस इतना होगा कि ए मीटर अगर ये होता तो इसके मूविंग कॉइल में कोई जो मूविंग कॉइल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जितना कम होता आपके लिए बेहतर था, क्योंकि इसको आप सीरीज में कनेक्ट करने वाले हो और किसी भी एलिमेंट को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो उसका रेजिस्टेंस आपके सिस्टम के रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली एड अप हो जाता है। ठीक है, बट अगर ये मूविंग कॉइल होगा तो मूविंग कॉइल में क्या करेंगे, मूविंग कॉइल में जो आपका ये जो अगर ये इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर होगा तो ये जो वोल्ट मीटर है इसका जो मूविंग कॉइल होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, क्योंकि इसको आप पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हो। और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस मूविंग कॉइल के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। बस इतने का डिफरेंस होता है एमीटर और वोल्ट मीटर में, बाकी कंस्ट्रक्शन वाइज ये दोनों सेम होते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये कैसे किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर कर सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर सपोज मान लेते हैं आपके पास कोई एलिमेंट है, अब सपोज मान लेते हैं ये कोई लोड है हमारा जिसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है जिसके क्रॉस का वोल्टेज V है, और इस वोल्टेज को हमें इस वोल्ट मीटर से मेजर करना है। हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसी मूविंग कॉइल को इस लोड के एक क्रॉस कनेक्ट करते हैं, यानी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका कनेक्शन ऐसा कुछ होगा, बट इसका बस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम हाई कर देते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई करते हैं, इसके बहुत सारे रीजन है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो ये इसको हमने क्या कर दिया, एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और इसको पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो लोड के क्रॉस वोल्टेज V है और उसके पैरेलल में आपने वोल्टमीटर कनेक्ट किया तो इसको एक क्लोज पाथ मिल रहा है, और इसको अगर क्लोज पाथ मिलेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि एक करंट प्रोड्यूस करेगा I। ये जो करंट I है वो आपके मूविंग कॉइल से पास होगा। अब अगर आपके मूविंग कॉइल से करंट पास होगा तो अभी हमने एमीटर में डिस्कस किया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड का अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अगर अभी भी देखो तो सेम है जैसा एमीटर में था, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगा तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी सेम होगा, ऊपर में नॉर्थ पोल नीचे में साउथ पोल। तो उस तरीके से जो परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल को फोर्स ऑफ रिपल्सन से रिपेल करेगा, साउथ पोल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली जो परमानेंट मैग्नेट का साउथ पोल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बट साउथ पोल को रिपेल करेगा। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण आपके कोर पे एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क डेवलप होगा, फोर्स डेवलप होगा, जिसके कारण आपका कोर रोटेट होगा और कोर अगर रोटेट करेगा तो आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। जिस पॉइंट पे आपका पॉइंटर रुक जाएगा वो आपका मेजर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज कहलाएगा। और वो मेजर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज एक्यूरेट है, इसका कारण कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस वोल्टेज V के अप्लाई होने से आपका करंट I प्रोड्यूस हुआ है और ओम्स लॉ से I जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो जितना ज्यादा आपका V का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा करंट का वैल्यू होगा, और करंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो उतना ही ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन ज्यादा होगा, तो आपके कोर का रोटेशन, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अब अगर लोड के क्रॉस का वोल्टेज कम होगा तो करंट का प्रोडक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कम होगा, तो आपके कोर का रोटेशन कम, तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन कम होगा। यानी कि यहाँ पे पॉइंटर का डिफ्लेक्शन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि आपके लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो यहां से आपको ये क्लियर हो रहा है कि कैसे आपका जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करता है। तो अब आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन वाइज आपके एमीटर और वोल्टमीटर में कोई खासा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस क्या बन जा रहा है कि आपके एमीटर का जो मूविंग कॉइल है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू आपका बहुत कम था, यहाँ पे वोल्टमीटर में आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है। एमीटर को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो क्योंकि करंट मेजर करना होता है, वोल्टमीटर को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो क्योंकि उससे वोल्टेज मेजर करना होता है। बाकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल आपको आई होप कि बहुत अच्छे समझ में आया हो। So students, we have achieved our first learning outcome, that is construction and working principle of PMMC instrument, and I hope that you have understood it very well. तो स्टूडेंट अब हम बात करें टॉर्क इक्वेशन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि अगर टॉर्क इक्वेशन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट अगर हमें यहाँ पे डिस्कस करना है तो आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका टॉर्क है जो डेवलप हो रहा है, जनरली हमने बेसिक में डिस्कस किया था कि 3 टाइप के टॉर्क आपके डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल होते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल होते हैं। फर्स्ट आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कि आपके पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंट्रोलिंग टॉर्क जो आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में लग करके उसे कंट्रोल करता है, और जिस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब आपका पॉइंटर रुकता है जहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होता है तो आपका मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी होता है। और डैम्पिंग टॉर्क जो होता है वो आपके पॉइंटर के ऑसिलेशन को डाई आउट करता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोले जो कि आपके पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अभी हमने वर्किंग प्रिंसिपल में डिस्कस किया कि जो आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा था क्योंकि कोर आपका सर्कुलेट कर रहा था, और कोर आपका रोटेट इसलिए कर रहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में लग रहा था। और ये जो है वो आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये जो है वो आपके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से लिया जा सकता है। तो अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बात करें तो यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एप्लीकेबल होगा वो होता है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, जहां पे B आपके परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, I करंट जो आपके मूविंग कॉइल से पास हो रहा है,
एल आपका मूविंग कॉइल का कितना लेंथ आपके मेन मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है वो, और साइन थीटा आपके मैग्नेट और करंट के जो आपका जो दोनों ही जो कंडक्टर है और जो आपका परमानेंट मैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल आपका थीटा कहलाता है। तो अब अगर बेसिकली देखा जाए तो आपका कंडक्टर और जो आपका परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी F इज इक्वल टू बी आई एल होगा, फर्स्ट थिंग। बट ये जो बी आई एल है ये आपके सिंगल टर्न कॉइल, सिंगल टर्न कॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। मल्टीपल टर्न कॉइल के लिए, मल्टीपल टर्न कॉइल के लिए जो होता है तो F का वैल्यू हो जाता है एन बी आई एल साइन थीटा, और चूंकि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो F इज इक्वल टू एन बी आई एल। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी की बात करें तो टीडी इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पे जो फोर्स है वो आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स है, और उसे हम लिख सकते हैं एन बी आई एल, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 थी तो साइन 90 का वैल्यू 1 है, और डिस्प्लेसमेंट हम इसे विड्थ ऑफ दी जो आपका मूविंग कॉइल है हम उसे बोल सकते हैं। और अगर विड्थ ऑफ द मूविंग कॉइल, अगर विड्थ ऑफ द मूविंग कॉइल को अगर हम डी से लेके चले तो डिस्प्लेसमेंट हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे अगर बात करें तो यही एन बी आई, और अगर हम एल और डी को मल्टीप्लाई कर दें तो एल लेंथ ऑफ द मूविंग कॉइल था और डी आपका विड्थ ऑफ द मूविंग कॉइल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मूविंग कॉइल बन जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं सिंपली एन बी आई ए। ठीक है, तो एन बी आई ए ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया। इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो आपको ये फॉर्मूला याद करने में बहुत ही आसानी होगी, और वो अगर रीअरेंजमेंट करते हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर वो हम रीअरेंज कर दें उसे, जो हमें एन बी आई ए मिला था उसको रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी डी इज इक्वल टू बी आई एन ए। जो एन बी आई ए हम लिख रहे थे उसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया तो हम इसे लिख सकते हैं बी आई एन ए, दैट इज बीना, और ये एक नाम है जो इन जनरल हमारे आसपास ये नाम दिखता चल जाता है। तो ये अगर नाम अगर आपको याद रखेगा तो आपको ये पता चल जाए कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है। और इसे हम यूनिट की अगर बात करें तो टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे चूंकि आप परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हो तो उसका फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे बी कांस्टेंट है। एक बार जो आप कॉइल यूज कर लोगे उसके नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हो जाएंगे, उसके क्रॉस एरिया कांस्टेंट हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। और मैंने आपको बेसिक में बताया था कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो ऑलवेज मेजरेबल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये ए मीटर है तो टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डायरेक्टली, बट अगर ये वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर में जितना वोल्टेज अप्लाई करेगा उतना ही करंट प्रोड्यूस करेगा। तो उस कंडीशन के लिए अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बट फ्रॉम ओम्स लॉ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो ये हम बोल सकते हैं फॉर applicable for वोल्टमीटर, और इसे हम बोल सकते हैं
एप्लीकेबल फॉर एमीटर। क्लियर? अच्छा, दूसरा बेसिक में हमने ये डिस्कस किया था कि एट इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होगा, और चूंकि कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में होगा, तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो आपका पॉइंटर वहीं पे रुक जाएगा और वही वैल्यू आपका मेजर्ड वैल्यू होगा। तो एट इक्विलिब्रियम क्या कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो इक्वल होगा आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, और कंट्रोलिंग टॉर्क चूंकि हम यहाँ पे स्प्रिंग से प्रोवाइड करवाया, तो मैंने आपको बताया था टीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, और टीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो अगर टीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है जब आप यूज करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो टीसी इज इक्वल टू के थीटा लिखते हैं, जहां पे के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है ना। तो टीसी इज इक्वल टू, चूंकि स्प्रिंग से प्रोवाइड करवा, तो टीसी इज इक्वल टू के थीटा, और टीडी इज इक्वल टू अभी हमने निकाला बीना, तो थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बीना अपॉन के। ठीक है, इसको आप डिग्री में डिटरमाइन कर सकते हैं और रेडियंस में डिटरमाइन कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग अगर देखा जाए तो थीटा के वाले इक्वेशन में भी, चूंकि आप परमानेंट मैग्नेट यूज करो तो बी का वैल्यू कांस्टेंट होगा, जो एक बार आपने कंडक्टर यूज कर लिया उसके नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होगा, और साथ साथ स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं कि जो थीटा है दैट इज इक्वल टू बी एन ए अपॉन के, सारे कांस्टेंट को एक साथ लिखें और इनटू आई अगर हम कर देते हैं, तो कांस्टेंट को अगर हम हटाएं तो हम कह सकते हैं कि थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, जहां पे जो थीटा है वो एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर है। और अगर आपके पॉइंटर का एंगुलर डिफ्लेक्शन करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि एक लीनियर रिलेशनशिप है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो इसका स्केल होगा वो लीनियर होगा। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है उसका स्केल लीनियर होता है। ठीक है, और मोस्ट जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं उसमें आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इकलौता इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका जो स्केल है वो लीनियर स्केल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम क्या क्या बोल सकते हैं कि जो आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है वो इट मेजर्स डीसी क्वांटिटीज only. क्यों? Because it measures average value of unknown quantity. ठीक है, तो अब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ डीसी क्वांटिटी मेजर करता है, क्योंकि ये अननोन क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू मेजर करता है, और एसी कोई भी क्वांटिटी हो उसका एवरेज वैल्यू ऑलवेज जीरो होता है। यानी कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से अगर आपने एसी करंट या एसी वोल्टेज अप्लाई किया तो उसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो जीरो होगा, यानी कि आपके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये है, और ये इकलौता आपका इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, वो इकलौता आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि डीसी वैल्यू मेजर करता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर हम बात करें तो अगर जैसे अब ये सिर्फ डीसी वैल्यू मेजर करता है, तो अगर हम बोले कि इफ एसी क्वांटिटी इज अप्लाइड, if AC signal
passes through PMMC, then it reads zero value. ठीक है. नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इफ आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर passes through PMMC, then it reads average value of output of half wave rectifier, that is I average is equal to Im upon pi, that is equal to 0.318 Im. If the output of full wave rectifier passes through PMMC instrument, then it reads average value of output of full wave rectifier, that is I average is equal to 2Im upon pi, that is equal to 0.637 Im. ठीक है. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जामिनेशन में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाया जाए तो यहां से डायरेक्टली पूछा जा सकता है. या इफ ए करंट एक्सप्रेशन ऑफ I is equal to I naught plus I1 sin omega t plus I2 sin 2 omega t plus I3 sin 3 omega t plus so on is passing through PMMC instrument, then it reads I naught only. Why? Because यहाँ पे I नॉट को छोड़ करके जितने भी आपके टर्म्स हैं इस करंट इक्वेशन के वो सारे के सारे साइनसॉइडल फंक्शन है और साइनसॉइडल फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू होता है वो जीरो होता है. तो यहाँ पे आई नॉट को छोड़ करके बाकी हर एक टर्म के लिए आपका पीएमसी इंस्ट्रूमेंट जो वैल्यू रीड करेगा वो जीरो रीड करेगा. बट आई नॉट एक डीसी वैल्यू है तो जो डीसी वैल्यू उसका एवरेज वैल्यू ही होता है. तो इसलिए आपका पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से अगर ये करंट इक्वेशन अगर पास करवाया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ आई नॉट रीड करेगा. नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा जिसमें हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर हम उसका जो फॉर्मूला निकाले अगर उस पे बेस पे अगर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं तो आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए पीएमसी इंस्ट्रूमेंट हैज अक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ 10 mm इंटू 8 mm, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जो कंडक्टर है वो आपका 10 mm इंटू 8 mm है. द फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप इज 0.15 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू बी का वैल्यू आपको दे दिया गया है. इफ द कॉइल इज बाउंड फॉर 100 टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स आपको इन 100 दे दिया है, कैरिंग अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, यानी कि आई का वैल्यू भी दे दिया है. कैलकुलेट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. ठीक है, तो यहां पे अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो हमें क्या क्या दे दिया, गिवन दैट क्रॉस सेक्शन एरिया ए हमें दे दिया गया 10 mm इंटू 8 mm, तो हम इसे लिख सकते हैं 80 mm स्क्वायर. अब चूंकि आपका ये जो आप जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो उस न्यूमेरिकल में अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर वैल्यू उसके एसआई यूनिट में ना हो तो उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो ताकि लास्ट में जो आपका आंसर है वो आपको बहुत आसानी से एक्यूरेट वैल्यू मिल जाए, आपको कहीं पे भी आपका मिस्टेक ना हो. तो इसके लिए हम इसे कर सकते हैं एसआई यूनिट में कन्वर्ट, और एसआई यूनिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू बी का वैल्यू जो कि है 0.15 वेबर पर मीटर स्क्वायर. नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, एन का वैल्यू दिया हुआ है 100. करंट जो हो रहा है वो है 5 मिली एम्पियर्स, दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर. एंड कैलकुलेट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क
यानी टीडी का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है। साथ साथ बोल रहा है कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इतना, यानी कि आपको थीटा का वैल्यू भी यहाँ पे निकालना है, जबकि जो के का वैल्यू है वो आपको बता दिया गया 0.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर डिग्री। तो हमें टीडी का वैल्यू निकालना है। तो अभी हमने टीडी का फॉर्मूला पढ़ा था, टीडी इज इक्वल टू बीना यानी BINA, जहां पे बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 0.15 इंटू आई का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻³ इंटू एन का वैल्यू दिया हुआ है 100 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है 80 इंटू 10⁻⁻6। तो अब अगर बात करें तो यहां पे 100 के 2 जीरो, अब अगर हम बात करें तो यहां पे 100 के 2 जीरो और 80 का 1 जीरो से 10⁻³ कैंसल आउट हो सकता है। अब उसके बाद देखो तो 5 इंटू 8 कितना होगा 40, 40 इंटू 0.15 हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर। ये हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी मिल गया। इसके बाद थीटा का वैल्यू निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू बीना अपॉन के, बीना आपका टीडी था तो हम सिंपली लिख सकते हैं टीडी अपॉन के। टीडी का वैल्यू अभी आपने निकाला 6 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर अपॉन के है 0.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर डिग्री। तो अब अगर बात करें तो यहाँ 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसल आउट हो जाएगा, तो उसके बाद 0.26 को कट करेगा 30 टाइम्स में, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो ये जो आपका वैल्यू आ जाता है, तो अब ये जो आपका वैल्यू आया यही आपका रिक्वायर्ड So students, we have achieved our second learning outcome, that is torque equation of PMMC instrument, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check. In this part, we have achieved our two learning outcome, that is construction and working principle of PMMC instrument and torque equation of PMMC instrument. In next part, we will discuss our remaining two learning outcomes, that is advantage, disadvantage and applications of PMMC instrument and errors in PMMC instrument.